हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट है आपकी क्लास क्लास 5th का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस, जो हिंदी में है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। उन सारे पार्ट्स को देखने के बाद आप ये पार्ट देखेंगे तो आपको आपका चैप्टर बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। और ये पार्ट जो है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो चलिए बच्चों, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप ये पहले से ही जानते हैं कि पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे छेद की तरह होते हैं। बस वो हमें दिखाई नहीं देते। ऑल्दो उनके कान होते हैं बट हमें वो दिखाई नहीं देते। पर आप क्या ऐसे जानवरों, ऐसे जीवों के नाम जानते हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं और हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं ऐसे जानवर? जैसे ये डॉग, ये खरगोश, ये शेर, चीता और शेर, ये बकरी और ये हाथी। तो देखिए बच्चों, जितनी भी मैंने भी पिक्चर्स दिखाई इन जानवरों की, इन सब के कान हमें दिखाई देते हैं और इनके कान काफ़ी बड़े भी हैं, है ना? वैसे ही ये बिल्ली और ये जिराफ, इन सब के कान हम सबको दिखाई देते हैं बच्चों। इस तरह कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान काफ़ी बड़े होते हैं। और पक्षियों के साथ साथ कई जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते बच्चों। तो अब हम सुनने की अद्भुत क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये पिक्चर में देखिए, लंगूर, ये हाथी और ये चीता। इन सब की ख़ास बात ये है कि इनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये दूर से ही अपने पास आते हुए ख़तरे को महसूस कर सकते हैं और अपने आप को किसी भी ख़तरे से बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है बच्चों। इससे पहले कि हम इन जानवरों के बारे में पढ़ें, आप एक छोटी सी एक्टिविटी क्यों ना करें? चलिए, आप क्या करें, आप अपने घर में कहीं एक शांत जगह ढूंढें। वहाँ पे अपने किसी फ्रेंड को या अपने भाई बहनों को, किसी को थोड़ी दूरी पर खड़ा करें और उनसे थोड़ा दूर होकर खड़े हों और धीरे से कुछ बोलने को कहें। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो भी उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतने ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे, आप लोग क्या करें, आप लोग अपने कान के पीछे हाथ रख कर सुने। फिर आप देखिए कि आपको किस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। और अपने आसपास के लोगों से भी पूछिए कि उनको आवाज़ हाथ रखकर और बिना हाथ रखे आवाज़ सुनने में कोई डिफरेंस महसूस होता है क्या? बच्चों, ऐसे कई जानवर या पक्षी, कई तरह के जीव ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते पर उनके कान होते हैं। ऐसे जीव जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं ना, उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत ही अद्भुत होती है। ये वो जीव होते हैं जो केवल कंपन, वाइब्रेशन सुन के ही समझ जाते हैं कि कहाँ उनका खाना है या फिर उनके शिकारी उनके लिए कहाँ घात लगाए बैठे हैं। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें किसी जीव या पक्षी, किसी के जानवर की अगर हमें कान दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कान नहीं हैं। उनके कान होते हैं और वो कान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बस। अदरवाइज वो हर चीज़ अच्छे से हमसे बेहतर सुन सकते हैं, चाहे वो वाइब्रेशन के रूप में ही सुने, मगर वो उस वाइब्रेशन को ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को आने वाले हर खतरे से बचा सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि कहाँ पर उनको उनका खाना मिल सकता है ना बच्चों? तो इस तरीके से वो जानवर देखिए जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि ये सांप। आपने कभी सांप के कान देखे हैं? नहीं, पर सांप के कान होते हैं, वो महसूस करते हैं, वाइब्रेशंस, कंपन ही महसूस करते हैं, मगर उनको सुनाई देती हैं वो चीज़ें। वैसे ही ये मछलियों के भी कान आपको दिखाई नहीं देंगे, मगर इनको सुनाई देता है, वाइब्रेशन हो चाहे कंपन हो, इनको सुनाई देता है बच्चों। इसको और बेहतर समझने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए,
क्या करना है आपको, आप एक पे बैठे, टेबल लीजिए या डेस्क लीजिए, अब क्या करें, उसको अपने दोनों हाथों से बजाएं और सुने आवाज़ कैसी आती है। अब क्या करें, उसके बाद जैसे ये बच्चे ने अपने कान को टेबल के ऊपर रख दिया है, तो अपने चेहरे को, वैसे ही आप भी टेबल के ऊपर अपना ऐसा सर टिका के लेटें और उसके बाद डेस्क को या टेबल को बजाएं और उसके बाद वो आवाज़ सुने। वो आवाज़ आपको कैसी लगती है? अब बताइए, जो पहले आपने आवाज़ सुनी थी और अभी जो आपने आवाज़ सुनी, इन दोनों आवाज़ों में कोई डिफरेंस है बच्चों? बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अंतर है, क्योंकि जब पहले आपने आवाज़ सुनी थी वो सिर्फ आवाज़ आपको सुनाई दी थी, मगर जब दोबारा आपने इस तरीके से वो आवाज़ सुनी डेस्क पर कान रख के, तो आवाज़ के साथ साथ आपको कंपन भी महसूस हुई, है ना। तो इसी प्रकार जो सांप होते हैं उनके भी बाहरी कान नहीं होते हैं, पर जो ज़मीन में जो कंपन होता है ना, वो उसी को सुनते हैं और उसी से अपने आप को दिशा निर्देशित करते हैं। तो इस प्रकार सांप भी ज़मीन में हुए कंपन द्वारा ही सुनते और महसूस करते हैं। और ये डॉल्फिन मछली भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से ये बात करते हैं, और जिसको ये इकोलोकेशन कहा जाता है। जब ये एक दूसरे से अपनी बातें इस तरीके से शेयर करते हैं, आवाज़ें जो तरंगों के द्वारा एक दूसरे को पहुंचाते हैं, इसको इकोलोकेशन कहा जाता है। उसी तरीके से बच्चों, ये लंगूर जंगलों में ऊंचे पेड़ों पर बैठे लंगूर को आसपास आती हुई हर मुसीबत, जैसे कि शेर, चीता आदि का एहसास पहले ही हो जाता है, जिनको देखकर वे एक खास आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को संदेश देते हैं। ये जो लंगूर होते हैं वो अपने तरफ आती हुई आवाज़ों को, अपने तरफ आते हुए अपने डेंजर को, खतरे को महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं काफ़ी दूर से ही, और एक ख़ास तरीके की आवाज़ निकालते हैं जो अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए वो यूज़ करते हैं। ये आवाज़ें उनके साथियों को पता होती हैं, हम नहीं समझ सकते हैं बच्चों, मगर ये जो लंगूर है, जो सब टोली होती है, ये आपस में इन आवाज़ों को समझती हैं, इनको सिग्नल जो देते हैं, इन सिग्नल्स को वो समझ जाते हैं बच्चों। उसी तरीके से ये मछलियाँ, कोई भी किसी भी तरीके की मछली अपने पास आने वाले खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि कोई भी जानवर किसी तूफान, भूकंप या आपदा के समय अजीब व्यवहार क्यों करते हैं? नहीं, आपको नहीं पता होगा। ये उन लोगों को पता होता है जो जंगलों में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान जाते हैं कि जानवर अगर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो जाहिर है कोई आपदा, कोई भूकंप या तूफान आने वाला है। कई पक्षी भी अलार्म सिग्नल द्वारा अपने खतरों की जानकारी अपने साथियों को देते हैं। तो इस प्रकार जो लोग जंगलों में रहते हैं या जानवरों की बातों को समझते हैं, वही इन लोगों की सिग्नल्स को महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ जानवर सिग्नल क्या देते हैं, जब कोई तूफान, आपदा, कोई भी दिक्कत परेशानी आने वाली होती है, तो ये क्या करते हैं, अजीब सा बिहेव करते हैं। कई जानवर तो उस जगह को ही छोड़ के चले जाते हैं पहले से ही, कि ये खतरे वाली जगह होने वाली है, तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, जब सुनामी आई थी तो उस टाइम जो जानवर थे उन्होंने अजीब सा बर्ताव करना शुरू किया और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ें जो वहाँ अंडमान के जो खास आदिवासी जाति थी ना, उन्होंने वो महसूस कर ली, वो समझ गए उन जानवरों के सिग्नल्स को। तो उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया सुनामी आने से पहले, जिससे वो पूरी की पूरी जाति सुनामी के खतरे से बच सकी। तो इस प्रकार जो लोग इनकी भाषाओं को, इनके सिग्नल्स को समझ सकते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उन्हें कब, कहाँ, कैसे रहना है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की। बच्चों, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि वो कई कई महीनों तक फिर उठते ही नहीं हैं। क्या आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में अचानक छिपकलियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? जैसे कि ये छिपकली, बच्चों, ये छिपकली सर्दियों के मौसम में आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि जब वो एक बार अपने बिल में घुस जाती है ना सर्दियों के मौसम में, तो वो सिर्फ सोती रहती हैं, वो बाहर निकलती ही नहीं हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी अलग अलग मज़ेदार बातें हैं। जैसे कि एक जानवर, ये स्लॉथ, आपको पता है ये भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, पर ये भालू नहीं है,
ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कितना आलसी जीव है। आप इसको आलसी ही समझिए, क्योंकि ये इतना सोते हैं कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ पर खाना, उसी पेड़ के सारे पत्ते खाते हैं। जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो ये मुश्किल से दूसरा पेड़ अपना बदलते हैं। तो सोचिए, इसके साथ ही ऐसे और भी कई सारे जीव हैं जो दिन में कई घंटों के हिसाब से सोते हैं। तो चलिए आगे हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम स्लॉथ के सोने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको एक ये सर्कल दिया गया है घड़ी के रूप में। तो बच्चों, इस घड़ी में जो आपको एक एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, ये 24 घंटे के टाइम को इसमें 12 फ्रैक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, और हर फ्रैक्शन में, जैसे ये जो है ना, हर फ्रैक्शन को 2 घंटे से इंडिकेट किया गया है। तो मतलब एक फ्रैक्शन मतलब 2 घंटा। तो इसी तरीके से अगर हम पूरे इस फ्रैक्शन को, जो पार्ट को इन्होंने ग्रे किया हुआ है, इस पार्ट को अगर हम काउंट करें तो देखते हैं स्लॉथ एक 24 घंटे में कितने घंटे सोता है। चलिए देखते हैं। ये 2 घंटा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, एक स्लॉथ 24 घंटे में से 16 घंटे सिर्फ सोता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आलसी जीव है। इस तरीके से और भी पक्षी जानवर, उनके भी हम सोने की प्रक्रिया का, सोने के टाइम का यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने बताया था कि छिपकली सर्दियों में सोती ही रहती है, तो अब आप यहाँ बता सकते हैं कि अगर सर्दियों के मौसम का छिपकली का 24 घंटे का सोने का पूरा निकाला जाए कि 24 घंटे में कितना सोती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा कि छिपकली 24 घंटे सिर्फ सोती ही है ना। तो हमें इसको, इस फ्रैक्शन को पूरे को ही हम इसको कलर कर देंगे, और ये बताने के लिए कि छिपकली सर्दियों में सिर्फ सोती है, तो 24 घंटे में पूरे में वो सोती ही रहती है। तो चलिए बच्चों, इसी की मदद से हम बाकी जो जानवर, पशु पक्षी हैं, उनके भी सोने के घंटों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे चित्र में दिया गया है गाय के सोने का टाइम देखिए आप। हमें एक फ्रैक्शन में 2 घंटा काउंट करना है, तो उसी तरीके से गाय के जो फ्रैक्शन कवर किए हुए हैं वो है 2 पार्ट्स को, है ना। तो मतलब ये हुआ एक पार्ट में 2 घंटा, तो गाय के सोने का टाइम कितना हुआ, 4 घंटे। जैसे ये 2 घंटा और ये 2 घंटा, तो कितना हुआ, 4 घंटे। वैसे ही इस अजगर सांप को अगर हम काउंट करेंगे इसका, तो एक फ्रैक्शन में 2, तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अजगर भी एक दिन में 18 घंटे सोता है बच्चों। अभी देखिए जिराफ एक दिन में सोता है 2 घंटा। और ये बिल्ली, इसका काउंट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो बिल्ली एक दिन में कितना सोती है, बिल्ली एक दिन में सोती है 12 घंटे। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जानवरों के सोने के टाइम का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा जानवर दिन में कितने घंटे सोता है। आप भी बच्चों क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास के जीवों को, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, कोई जानवर हो, उनको आप रोज़ ऑब्जर्व कीजिए, उनको देखिए, उनकी एक्टिविटीज़, वो क्या खा रहे हैं, कैसे सोते हैं, कितना सोते हैं, इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही कुछ प्रश्न बनाइए उनसे रिलेटेड, है ना। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको उनको समझने में बेहतरी होगी। तो ट्राई कीजिए बच्चों आप भी ये। बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी ऐसे जानवर को जानते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ कौन कौन सी, या सुपर सेंस भी कहें हम, देखने का सुपर सेंस, कुछ भी आवाज़ सुनने का सुपर सेंस, सूंघने का, है ना, और
किसी भी स्मेल को, सूंघने का और हर तरीके का ये जो सुपर सेंस है, क्या किसी एक जानवर में आपको मिल सकता है? आपने देखा, सोचा है कि ऐसा कोई जानवर हो सकता है क्या? सोचिए सोचिए बच्चों, है ऐसा जानवर, बिल्कुल है जी, ये बाघ। इस बाघ में बहुत सारे सुपर सेंसेस हैं बच्चों। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। इनमें वो सारे सुपर पावर्स हैं, सुपर सेंसेस हैं, जो कई अलग अलग पक्षियों में, अलग अलग जानवरों में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखने की शक्ति, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। क्या आपको ये पता है? आगे बढ़ते हैं। महसूस करने की शक्ति, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की स्थिति का पता चल जाता है। हवा में हुई हल्की सी हलचल से भी ना इस बाघ को ये पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ पर है, किस तरफ से उसका शिकार उसको मिलेगा। अब है बच्चों सूंघने की शक्ति। बाघ अपने इलाके में अन्य बाघ के मूत्र की गंध को फौरन पहचान जाते हैं। फिर ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उस एरिया में, उस जगह जाएंगे कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब है सुनने की शक्ति। बच्चों, क्या आपको पता है बाघ हवा से पत्तों के गिरने और शिकार द्वारा झाड़ियों में हुए हलचल में अंतर को भांप लेते हैं। बाघ को ये पता चल जाता है कि कोई पत्ता हवा से गिर रहा है नीचे, या झाड़ियों में जो लहर हो रही है, जो हलचल हो रही है, वो हवा से हो रही है, या उसका शिकार वहाँ छुप के बैठा है। बाघ दोनों कानों को अलग अलग दिशाओं में भी घुमा सकते हैं बच्चों, इसलिए उनकी सुनने की जो क्षमता होती है, जो अद्भुत पावर होती है, वो बहुत विशाल होती है। बच्चों, बाघ इतना अलर्ट, इतना सतर्क रहता है, इतने सारे सुपर सेंसेस बाघ के पास हैं, पर फिर भी आप ये बता सकते हैं कि आज वो फिर भी बाघ खतरे में क्यों है? पता है, पूरी दुनिया से ही बाघों की जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है, इनकी जाति लुप्त होती चली जा रही है। इन बाघों को हमें सेव करना पड़ रहा है, बचाना पड़ रहा है शिकारियों से, हर तरीके से, क्योंकि जो बाघ हैं और इनकी तरह अन्य कई बहुत सारे जानवर हैं, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। खतरा किस चीज़ का? इनका शिकार होता है, इनकी स्किन के लिए, इनके दांतों के लिए, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं सामान। जी हाँ, बिल्कुल, इनको मार के, इनके स्किन से, इनके दांतों से, इनके काफ़ी अंगों को इस्तेमाल करके सामान बनाया जाता है, जिससे इन जानवरों की संख्या, इन बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये पिक्चर पता है आपको किसकी है? ये है हाथी के दांतों की। हाँ जी, हाथी को मार के उसके जो दांतों का इस्तेमाल, ये जो है बड़े वाले दांत जो बाहर से अलग से दिखते हैं, उनका इस्तेमाल इन सजावट की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत महंगे मिलते हैं बच्चों। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये है हिरण, इसको बोलते हैं कस्तूरी हिरण। इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों खुशबू बनाने के लिए। वैसे ही ये आप सारे के सारे सामान देखिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आगे कि किस जानवर से क्या चीज़ बनाई जाती है। जैसे बाघ जो है, बाघ की खाल का इस्तेमाल किया जाता है कारपेट वगैरह बनाने के लिए। जी हाँ, बाघ की खाल का इस्तेमाल करते हैं कारपेट बनाने के लिए। उसी तरीके से हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। वो दांत जो साइड में बड़े बड़े दांत होते हैं, उसका शिकार किया जाता है ताकि वो दांत प्राप्त की जा सके, जिससे वो सजावट की चीज़ें बनाई जा सकें। गेंडे आपने सुने होंगे, गेंडों को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। जी, उसी तरीके से मगरमच्छ और जो सांप है ना, उनकी खाल से बेल्ट व बैग बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया था। ये देखिए इस पिक्चर में, ये है सांप की खाल की बनी हुई बेल्ट, सांप की खाल का बना हुआ बैग, मगरमच्छ की खाल का बना हुआ ये बैग, और ये हाथी का दांत, और ये हिरण से निकाली हुई मुश्क जिसको बोलते हैं, खुशबू जिसको बोलते हैं, इत्र भी बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से इन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो इस प्रकार ये सब जानवर खतरे में हैं बच्चों,
और खतरा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं है, इनको और भी कई तरीके से खतरे होते हैं। जैसे इन जानवरों को खतरा कई चीज़ों से है, जैसे इन शिकारियों से, और जो ये जंगलों में विनाश हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, वो हो रहा है। उनसे भी जानवरों की ये जातियाँ लुप्त होती चली जा रही हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जिससे इनकी रहने की जगह ख़त्म हो रही है और इनका शिकार हो जाता है या इनका गलत इस्तेमाल हो जाता है। इस तरीके से ये जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा करना, इनको सेव करना हमारा धर्म है। इनके लिए गवर्नमेंट ने कई नेशनल पार्क भी बनाए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए, भारत में कई नेशनल पार्क बनाए गए हैं इन जानवरों को प्रिजर्व करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान में है एक भरतपुर ज़िले में है जो, इस प्रकार जी राजस्थान का भरतपुर में भी है। इस प्रकार इन जगहों में जानवरों का शिकार सख्त मना है और शिकार करने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब देखिए कुछ नेशनल पार्क जो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में, काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और नागरहोल नेशनल पार्क जो है मैसूर में। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इन नेशनल पार्क पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं छोटी सी। तो आप सर्च कीजिए, रिपोर्ट बनाइए और देखिए कि कौन कौन सा नेशनल पार्क किस किस जानवर के लिए, स्पेशली किस जानवर की सुरक्षा के लिए मशहूर है या किस जानवर की सुरक्षा वो देता है। तो इस प्रकार से आप इस नेशनल पार्क के ऊपर एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जुड़े रहें बेबी क्लासेस के साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।